हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला में आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न आपके होते हैं और जिनके बारे में हम पूरा यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन पेपर लगभग 4-5 साल के वो हमने सॉल्व कर लिए थे, मॉडल पेपर भी हमने देख लिए थे। तो साइंस में जो केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स बनते थे उन पर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो उन्हीं के हम कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके प्रश्न पर हम लोग बात करते। प्रश्न है आपका पहला, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ठीक है, तो मैग्नीशियम जो कि आपकी एक धातु है, वो हवा यानी कि ऑक्सीजन से आपका अभिक्रिया कर रही है। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम के लिए सिंबल आता है आपका Mg। हवा का मतलब है ऑक्सीजन की बात की जा रही है। और जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही थी तो आपने क्या बोला? धातु का ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है, तो मैग्नीशियम का क्या बन जाता है? ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया यहाँ पर होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बताइए, क्या है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र? केमिकल फॉर्मूला बताना है आपने। 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम अगर पूछता है तो वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। और Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus twice of Fe। ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। यह है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, कौन से टाइप की ये रिएक्शन है आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अभिक्रियाओं के आपने अलग अलग प्रकार पढ़े, जहां पर आपने संयोजन की बात की, वियोजन की बात की, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा
शोषी हो गया, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स रिएक्शन की बात की, तो बहुत सारी आपने वहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी, ठीक है ना। उनमें से ये कौन सी अभिक्रिया थी, आपने देखा था जब एक कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु या अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी दूसरे अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु को उसके यौगिक से पृथक कर रहा था, तो उसको कहा जा रहा था विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को आप उसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप लोग, विस्थापन अभिक्रिया। एक एक नंबर के ये प्रश्न हैं। और प्रश्न है इसी प्रकार का, एक और अभिक्रिया है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जहां पर आयन जो कि आपका सॉलिड स्टेट में है, वो एक एक्वस सॉल्यूशन में जो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट आपका पाया जा रहा है, उसके साथ मिलाया जा रहा है, और आपको क्या पता क्या प्राप्त हो रहा है, FeSO4 जो कि जलीय अवस्था में है, उसके साथ साथ आपको कॉपर जो कि ठोस अवस्था में है वो प्राप्त हो रही है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपित करता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, यह समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपित करता है, ठीक है। तो कौन से प्रकार की अभिक्रिया का निरूपण यहाँ पर हो रहा है, सेम वही, आयन जो कि अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके जलीय विलयन से या उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है, और इसको क्या कहा जा रहा है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जा रहा है, क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व या धातु अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु को उसके जलीय विलयन, लवणीय विलयन या फिर उसके यौगिक से पृथक कर रहा है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी उत्तर में क्या आ जाएगा आपका, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए 2010 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न इसमें भी आपको एक अभिक्रिया दी गई है जहां पर बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया होती है Na2SO4 से सोडियम सल्फेट से, और आपका बनता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, ठीक है। ये बनता है बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से होने पर आपको बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आप लिखेंगे उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है, यानी कौन सी प्रक्रिया का कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण ये है। तो ये अभिक्रिया हमने पढ़ी थी जहां पर कि दोनों ही जो यौगिक है वो आपस में अपने
जो आयन है उन आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं और आयनों के आदान प्रदान के पश्चात नए कंपाउंड्स आपको फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आयनों के आदान प्रदान के कारण नए कंपाउंड बन रहे हैं, यानी विस्थापन हो रहा है, लेकिन 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, चलिए सेम इसी में आपका प्रश्न का दूसरा भाग भी आता है, यही अभिक्रिया दे देगी। और अवक्षेपण अभिक्रिया में भी आपने ये उदाहरण पढ़ा था, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है, लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रेसिपिटेशन होता है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बनता है। तो प्रश्न पूछा जाता है इस अभिक्रिया में अवक्षेप किसका बनता है। किसका अवक्षेप बनता है बताइए। तो आप लिखेंगे आंसर में बेरियम सल्फेट का, इसका आपको अवक्षेप प्राप्त हो, ठीक है। ये प्रश्न 2012 और 13 में आपका पूछा गया है, और 2011 में जो पहला वाला पार्ट है वो पूछा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाने के बाद होने वाली अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया आप लोगों ने पहले भी देखी, जहां पर मैंने आपको बताया कि आयन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और आयन सल्फेट बना देता है, यहाँ पर फेरस सल्फेट जिसे आप कह रहे हो, और साथ में आपका कॉपर बन रही है। तो ये अभिक्रिया किसके अंतर्गत पड़ी आपने, विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत पड़ी, ठीक है ना। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो लोहे की कील में जो लोहा यानी कि आयन प्रेजेंट है, वो आयन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। और ये रिएक्शन को आप पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यानी कि आपका उदाहरण हो, जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, चलिए ये प्रश्न आपका 2013 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसमें चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत
सड़ जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? बताओ। किसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था? कोरोजन के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था, यानी कि संक्षारण जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। संक्षारण के अंतर्गत आपने एक जिसे सबसे ज्यादा डीप में पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, दैट वाज रस्टिंग, जिसे हम जंग लगना कह रहे थे। और इसके अतिरिक्त जंग लगने के अलावा, जंग लगने के बाद हम लोहे की केस में करते हैं, लेकिन लोहे के अलावा जब हम चांदी की बात कर रहे हैं या फिर तांबे की बात कर रहे हैं, तो तांबे के ऊपर आ जाती है आपकी काली परत, जो कि किसकी है? तांबे का संक्षारण हो रहा है वहां पर, ठीक है ना। और तांबे के ऊपर आपका हरी परत आ जाती है, जबकि चांदी के ऊपर आती है काली परत। तो दोनों का क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है, दोनों धातुएं हैं। और वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में आने पर जो उनका एक्चुअल नेचुरल कलर है वो थोड़ा फेड आउट हो रहा है, और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? अपना कलर चेंज शो कर रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा संक्षारण। कोरोजन जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 2018 में ये क्वेश्चन आया, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। चलिए उत्तर लिखेंगे। देखो, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उदाहरण पूछा गया, तो उदाहरण तो बहुत सारे हैं। बेसिक सा एग्जाम्पल है आयरन और कॉपर सल्फेट वाला, उसी को यहाँ पर लिख देंगे। 2 बार आप 2 क्वेश्चंस में अलग अलग तरह से उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे लोहा Fe, जो कि ठोस अवस्था में आपका पाया जाता है, जिसमें कि आपने बोला कि लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहे हैं, उसी की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो लोहा कॉपर सल्फेट, दैट इज योर CuSO4 विलयन से अभिक्रिया करके Cu यानी कॉपर का स्थान ले लेता है, ठीक है, तथा क्या बनाता है? फेरस सल्फेट FeSO4 तथा Cu बनाता है। इस अभिक्रिया में Fe अपने से कम अभिक्रियाशील Cu को, यानी कॉपर को
विस्थापित करता है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आपको रिएक्शन पूछता है तो रिएक्शन के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हैं, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus के। चलिए प्रश्न है नेक्स्ट। निम्नलिखित में अभिक्रिया का प्रकार बताइए। यानी कि जो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे उनको वो किस प्रकार की अभिक्रिया है वो आपको बतानी है, ठीक है ना। पहला है यहाँ पर अम्ल तथा क्षार के बीच, ठीक है ना। अम्ल तथा क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है वो कौन से प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा है आपका लोहे पर जंग लगना। ओके चलिए बताइए। अभिक्रियाओं के प्रकार जहां पर आप बात कर रहे हैं वहां पर बहुत सारी अभिक्रियाएं पड़ी। अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उनमें से ही एक थी, ठीक है। जहां पर आपने बोला जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो वहां पर लवण और जल बन रहा था, ठीक है। और ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आप इसे पढ़ रहे थे, जहां पर आपने बोला कि जो अम्ल अम्ल के अपने कुछ गुण हैं, ठीक है ना, चाहे उसके भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण। क्षार के अपने कुछ गुण हैं, दोनों ही आपस में अभिक्रिया करके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि उनके अब जो गुण हैं वो बदल रहे हैं, कुछ और ही यौगिक बन रहे हैं, लवण और जल जिन्हें आप कह रहे हैं। तो ये होता है क्योंकि वो उदासीन हो रहे हैं तो आप इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कह रहे थे। तो अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। जिसके प्रोडक्ट क्या है आपके सॉल्ट एंड वाटर है, ठीक है ना, या लवण और जल जिसे आप कह रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है आपका लोहे पर जंग लगना। लोहे पर कब जंग लग रहा था, जब आप लोहे की बात कर रहे हो और जंग लगने की बात कर रहे हो तो लोहे को आपने कहा कि किसी खुले स्थान में छोड़ा गया है, वो हवा के संपर्क में आ रहा है, हवा यानी कि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, साथ ही साथ नमी भी वहां पर उससे रिएक्ट कर रही है और इसके पश्चात लोहे पर जंग लग रहा था। तो ये हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन के अंतर्गत, यानी कि उपचयन, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही थी। किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी कंपाउंड से किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन का कंबाइन होना उपचयन के अंतर्गत हम उसे पढ़ते थे। तो यहाँ पर भी लोहे पर जंग कब लग रहा है, जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट वहां पर है जब भी जंग लगने की बात होगी। तो लोहे पर जंग लगना आपका उदाहरण है उपचयन का, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई जो यहाँ पर बताए गए हैं उनकी। चलिए एक और प्रश्न है आपका, आप कैसे कहेंगे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण संतुलित, ठीक है। और अभिक्रिया है आपके पास NaCl plus AgNO3 gives
AgCl प्लस NaNO चलिए, तो जब भी संतुलित रासायनिक समीकरण की बात हम लोग कर रहे हैं तो हम ले रहे हैं दोनों पक्ष यानी अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके वो क्या है, रिएक्टेंट्स है यानी कि अभिकारक है, और राइट हैंड साइड पर जो है वो क्या है, आपके उत्पाद है। तो अभिकारकों में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब आपके उत्पाद में पाए जाने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण आपका कहा जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ आपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम की भी यहाँ पर बात की थी। तो यहाँ पर जब भी संतुलित, अगर ये संतुलित रासायनिक समीकरण है तो इसमें जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं उन तत्वों के लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि अभिकारकों में और राइट हैंड साइड में यानी कि उत्पादों में दोनों जगह उनके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन से तत्व है, अगर मैं अभिकारकों में बात करूं, ठीक है ना, अभिकारक में परमाणु की संख्या, और यहाँ उत्पाद में, ठीक है, और हमारे पास तत्व क्या क्या है। पहला तत्व है हमारे पास सोडियम। सोडियम का अभिकारक में कितने परमाणु है, एक है, ठीक है। उत्पाद में कितने हैं, एक है यहाँ पर भी। और दूसरा है Cl, क्लोरीन। क्लोरीन का अभिकारक में एक परमाणु, उत्पाद में भी आपका एक परमाणु, ठीक है। दूसरा है आपका Ag, सिल्वर, अभिकारक में एक परमाणु, उत्पाद में भी एक परमाणु, ठीक है। चौथा है आपका नाइट्रोजन, उत्पाद में आपका एक परमाणु और अभिकारक में भी आपका एक परमाणु। फिर है आपका ऑक्सीजन, अभिकारक में 3 परमाणु और उत्पाद में भी आपके 3 परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अगर सोडियम की बात करें हम लोग तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करें ये भी बैलेंस्ड है, सिल्वर की बात करें ये भी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन की बात करें बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन की बात करें बैलेंस्ड। तो सबके जो तत्वों के परमाणु, सभी तत्वों की हम जो बात कर रहे हैं उनके कुल परमाणुओं की संख्या दोनों साइड में यानी कि अभिकारकों में भी और उत्पादों में भी बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई रासायनिक समीकरण है ये कैसी है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इलैबोरेट करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, होमवर्क में मैं आपको दे रही हूं, होमवर्क में आप पढ़ के आएंगे संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स, ठीक है, जिसके अंतर्गत उपचयन अपचयन पूरा आएगा, संक्षारण, ठीक है, और जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है वो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये तीनों टॉपिक आप बहुत अच्छे से करके लाएंगे। आने वाले सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपके पूछे गए हैं, और इन्हीं टॉपिक पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।